नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज परियार, पेरेंटल कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके सामने आपके बीच एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिस पर अपन चर्चा करेंगे और इस विषय की चर्चा, इस विषय का मंथन न केवल बच्चों के दिमाग में बल्कि माता पिता के दिमाग में भी चल रहा होगा। तो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि 10th पास करने के बाद सब्जेक्ट का या स्ट्रीम का चयन कैसे करें। बिल्कुल दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जिन्होंने 10th पास कर लिए वो बच्चे प्लस उन बच्चों के अभिभावक भी इस विषय पर निश्चित रूप से विचार कर रहे होंगे। तो मैं आपके सामने 10th के बाद सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें, इससे जुड़े हुए सारे पहलुओं की अपन चर्चा करेंगे, जिसमें कि कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम एक सही डिसीजन तक पहुंच सकते हैं और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर हम माता पिता बच्चों के सब्जेक्ट चयन में कर देते हैं। इसके अलावा वो कौन कौन सी क्वालिटीज है, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर बच्चा कौन सी स्ट्रीम के लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है या कौन सी स्ट्रीम वो ले सकता है। शुरू करते हैं चर्चा को। तो दोस्तों, 10th के बाद सब्जेक्ट का चयन करना या स्ट्रीम का चयन करना न केवल बच्चों के लिए बल्कि माता पिता के लिए भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि यही वह समय है जब बच्चे की नींव शुरू होती है और इसी नींव पर हम अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस समय बिल्कुल आपको सोचने, समझने, चिंतन करने और विश्लेषण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका यही कदम, आपका यह डिसीजन आपके बच्चे के भविष्य का निर्धारण करेगा। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि माता पिता अक्सर सब्जेक्ट का चयन करने में, हालांकि इंटेंशनली नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम माता पिता कई ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको सबसे पहले जो गलती बताना चाहूंगा वो ये है कि हम जब सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें तब बच्चे की मार्कशीट में जो अंक आए हैं केवल उसको आधार नहीं बनाएं। बिल्कुल दोस्तों, मैं ये बात बिल्कुल आपको कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बिल्कुल सेट फॉर्मूला आता है कि 70 से अप हो गया तो साइंस लेना है, 80 से अप हो गया तो साइंस में भी पीसीएम लेना है, 60 to 70 हो गया तो कॉमर्स लेना है या एग्रीकल्चर लेना है, और 60 और उससे नीचे है तो आर्ट्स लेना है। ये हमारा एक सेट फॉर्मूला बनाया हुआ है और हम अक्सर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको स्ट्रिक्टली सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप केवल मार्कशीट के अंकों को आधार नहीं बनाएं। बिल्कुल वो आधार हो सकते हैं, लेकिन वही एक आधार बना दें, ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसा हमें यूं नहीं करना है कि हमें बच्चे की इन अंकों के साथ साथ बच्चों की जो साल भर की परफॉर्मेंस है उसको देखना है। हम कई बार देखते हैं कि बच्चा शुरू से लेकर फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली और भी बहुत सारे जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और एग्जाम के बाद वो मान लो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है, लेकिन अब साल भर उस बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अच्छा किया, लेकिन जब मार्कशीट आई तो उसमें उस सब्जेक्ट में उसके अंक कम मिले। तो क्या हम ये मान लें कि हमारा बच्चा कमजोर है? क्या हम उस बच्चे को उसका जो इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट नहीं दिलाएंगे? अब ऐसा हो सकता है कि वो एग्जाम के टाइम उस 3 घंटे में थोड़ा हेजिटेट हो गया हो, या प्रश्न को नहीं सही तरीके से नहीं समझ पाया हो, या जिस ब्लूप्रिंट के अनुसार उसने तैयारी की वो ब्लूप्रिंट उसमें नहीं मिला हो। तो कुछ भी कारण हो सकता है,
लेकिन हमें उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि बच्चा साल भर किसी सब्जेक्ट में हिलता डुलता रहता है, इधर उधर कम ज्यादा आते रहते हैं और हिलता डुलता रहता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो क्या यह हम मान लें कि हमारा बच्चा एकदम किसी विषय में इंटेलिजेंट हो गया? ऐसा हो सकता है क्योंकि उसने जो सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं वही क्वेश्चन आ गए हो, किसी प्रकार की कोई मदद मिल गई हो, तो हम अब उसको आधार पे उसको वो सब्जेक्ट नहीं दिला पाएंगे जिसमें वो साल भर हिलता डुलता रहा है। तो हम देखते हैं कि कई बच्चे जो 10th में अच्छा बनाते हैं और उसके अंकों के आधार पे हम उसको वो सब्जेक्ट दिला देते हैं इच्छा अनुसार, और वो बच्चे 11th-12th में औंधे मुंह गिर जाते हैं। तो दोस्तों, हमें बच्चे के बारे में डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल 10th की मार्कशीट के अलावा उसकी साल भर की परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखना है आधार। दूसरी गलती जो हम माता पिता करते हैं वो है कि डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल नहीं करें। हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं ये बात कहना चाहूंगा कि नकल की प्रवृत्ति न केवल बच्चों में होती है बल्कि माता पिता में भी होती है। बच्चा इस बात की नकल करता है कि मेरा फ्रेंड सर्कल कौन सा विषय ले रहा है, मेरा दोस्त कौन सा विषय ले रहा है। वो अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी पे ध्यान नहीं देता है, बल्कि इस बात पे फोकस करता है कि उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो किस स्ट्रीम में जा रहा है, वो कौन सा सब्जेक्ट में जा रहा है, और उधर ही वो जाने की कोशिश करता है। इसी प्रकार माता पिता भी कई बार दूसरों की नकल कर देते हैं कि मेरा फला दोस्त का लड़का साइंस में जा रहा है, या मेरे जो रिश्तेदार है उसका बच्चा भी उस स्ट्रीम में जा रहा है, तो मैं भी अपने बच्चे को उसी स्ट्रीम में भेज दूं। तो दोस्तों, मैं यह बिल्कुल आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमें अपने बच्चे की काबिलियत, हमें अपने बच्चे की कैपेसिटी, हमें अपने बच्चे की एप्टीट्यूड देखना है और न कि दूसरों की नकल करना है और भेड़चाल का हिस्सा बनना है। तीसरा बिंदु दोस्तों, मैं यह कहना चाहूंगा कि भूल कर भी गलती नहीं करें। आप इस लाइन को अंडरलाइन करें, समझें कि भूल कर भी गलती न करें। हाँ दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि माता पिता अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम ऐसा देखते हैं कि कई माता पिता जो अपने कैरियर बनाते समय वो चीज हासिल नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। सपोज कोई पेरेंट्स, कोई पिता या माता डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अब जैसे ही बच्चा 10th में पास हुआ है तो उनके दिमाग में एक बात चलती है कि मैं जो चीज नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे। मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, और हम बच्चे को उसके इंटरेस्ट के बिना, उसके स्किल के बिना उस स्ट्रीम में डाल देते हैं जिसकी हमने कल्पना की है। तो दोस्तों, मैं यहाँ बिल्कुल आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप बच्चे के निर्णय लेने में मदद करें। आपकी अहम भूमिका है, बच्चे की निर्णय में आपकी अहम भूमिका है, लेकिन आप निर्णायक न बने। आपको बच्चे को निर्णय लेने में मदद करनी है, अपने निर्णय को बच्चों पे थोपना नहीं है, क्योंकि 10th पास का बच्चा मेंटली इतना मैच्योर नहीं होता है। कई बार उसको अपने इंटरेस्ट मालूम नहीं चलते हैं, कई बार उसको अपनी स्किल भी मालूम नहीं चलती है। तो हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और एक महत्वपूर्ण भूमिका होने के नाते हमें अपने सपनों को, हमें अपने निर्णय को बच्चों पर थोपना नहीं है, बल्कि बच्चे की जो स्किल है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चे का जो एप्टीट्यूड है, उसके अनुसार हमें बच्चे को निर्णय लेने में मददगार बनना है। अगली कमजोरी, अगली गलती जो हम माता पिता कर देते हैं वो है कि बच्चा ही निर्णय करेगा। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हम बच्चा ही निर्णय करेगा, इतना बड़ा डिसीजन, जब आपका बच्चा 10th पास है, अभी अपने उसके इंटरेस्ट क्लियर नहीं है, उसके अपने स्किल क्लियर नहीं है, और उस स्थिति में हमने बच्चे को बच्चे के भरोसे छोड़ दिया कि जो बच्चा करेगा फाइल करेगा। ऐसा दोस्तों 2 कारणों से होता है। एक तो होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, और दूसरा होता है एक्सेस पेरेंटिंग, कि नहीं, मैं मेरे बच्चे को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, बच्चा जो भी करेगा अच्छा करेगा। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही स्थिति में हम बच्चे को जब इस समझदार में छोड़ते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति वाली बात है।
आपको इस समय माता पिता होने की भूमिका का निर्वाह करना पड़ेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको होमवर्क करना पड़ेगा। मान लिया आपका अनजान है, आपको इस क्षेत्र का नॉलेज नहीं है, लेकिन आप लोगों से मिल सकते हैं, लोगों से जानकारी हासिल कर सकते हैं, टीचर से मिल सकते हैं, किसी कैरियर काउंसलर से मिल सकते हैं। तो ये सारा होमवर्क अपन कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। तो दोस्तों, हमें कभी भी बच्चे को उसकी स्थिति पे नहीं छोड़ना है, बस हमें उसके निर्णय में मददगार बनना है ताकि वो एक सही डिसीजन तक पहुंच सके। अगली गलती दोस्तों जो हम माता पिता अक्सर कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। माता पिता अपने बच्चे की स्ट्रीम को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर उसको अपनी सोशल स्टेटस से जोड़ देते हैं कि मेरा बच्चा मान लो आर्ट्स लेगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरा बच्चा मान लो ये कर लेगा तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी है। हमें अपने बच्चे का देखना है, हमें अपने बच्चे का लगन देखनी है, उसकी एबिलिटी देखनी है, उसका स्किल देखना है। और बाय द वे आपने लोगों की चिंता करते हुए बाय द वे बच्चे को आपने गलत स्ट्रीम दे दी और वो 11th-12th में फेल हो गया, तो दोस्तों जरा सोचें कि तब लोग क्या कहेंगे, तब आपका कितना बुरा लगेगा। तो उस समय जब इतना बुरा लगेगा तो अभी थोड़ी सी बुरे के लिए तैयार रहें और आप लोगों की परवाह किए बिना अपने बच्चे का जो भी काबिलियत है, जो भी एबिलिटी है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, उसके अनुसार सब्जेक्ट का चयन कराएं। 1 मिनट के लिए सोचें कि लोगों की हमें परवाह नहीं करनी है। अगली गलती जो हम माता पिता कर देते हैं कि कई बार हम व्यवहारिकता की बातें नहीं करके आदर्श बातों पर ज्यादा बिलीव कर लेते हैं। आपने बच्चे को तैयार कर लिया कि नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, दुनिया में सब कुछ संभव है, यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहां मैं स्ट्रिक्टली सजेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा आइडियलिज्म को नहीं अपनाएं, बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम उठाएं और बच्चे को अपने प्रैक्टिकल देखते हुए बच्चे को सब्जेक्ट का चयन करने में मदद करें। तो दोस्तों, ये तो 6 वो गलतियां हैं जो हम माता पिता इंटेंशनली नहीं करते हैं लेकिन हमसे हो जाती है। अब दोस्तों, सब्जेक्ट का चयन करने में हम किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमारा बच्चा और हम स्वयं एक सही निर्णय लेने की स्थिति में हम आगे बढ़े। हालांकि बहुत सारे मेजरमेंट है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जब आपका मिलने वाला कोई आपको हेल्प करता है, कोई आपको बात सुनाता है, तो वो बात हमारे लिए ज्यादा कारगर और ज्यादा प्रभावीशील होती है। यहां पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा अभिभावकों को इसका फायदा मिले, इसके लिए आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं उन बिंदुओं की, उन विशेष बातों का जो हमें सब्जेक्ट का चयन करने में बिल्कुल मदद करेंगे। तो उस दिशा में मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले बात आती है इंटरेस्ट की, रुचि की। यस दोस्तों, कि बिना इंटरेस्ट तो कुछ संभव ही नहीं है। तो अब प्रश्न पैदा होता है कि क्या केवल इंटरेस्ट के आधार पर किसी सब्जेक्ट को चुना जा सकता है? इसका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इंटरेस्ट वो चीज है जिसके आधार पर बच्चे के किसी सब्जेक्ट में अच्छा करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो उसमें बहुत अच्छा कर पाएगा क्योंकि उसका इसमें इंटरेस्ट है। जब बच्चे का किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हम बाकी के शेष जो स्टेप्स है उन पर चर्चा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा काम वही खत्म हो जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट बच्चे का देखना बहुत जरूरी है। केवल इंटरेस्ट के आधार पर ही बहुत कुछ तय किया जा सकता है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इंटरेस्ट एक अच्छा कदम है और इंटरेस्ट के मध्य इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर हम बिल्कुल आगे के कदम को, आगे के स्टेप्स को चुन सकेंगे। और इंटरेस्ट के माध्यम से, इंटरेस्ट वो चीज होती है जिसमें वो बच्चा ज्यादा अच्छा कर सकता है और अपने आप को ज्यादा प्रूव कर सकता है। तो पहला बिंदु हो गया कि बच्चे का इंटरेस्ट निश्चित रूप से देखें। एक बच्चे का इंटरेस्ट मान लो
अच्छा लिखने में है, कविता लिखने में है, एक अच्छा निबंध लिखने में है, और अपन उसको कैलकुलेशन पकड़ा देते हैं, हम उसको इंजीनियर की दिशा में डाल देते हैं, तो ये हम ऐसा उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इंटरेस्ट हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी काम को वो किस तरीके से देखता है। हम कई बार बच्चों को नोटिस करते हैं कि बहुत गहरी बात को भी सरफेशियली ले लेता है, और कई बार हम देखते हैं कि सरफेशियली बात को बहुत डीप ले लेता है। तो हमें यह देखना है कि बच्चों का जो नजरिया है, बच्चों को जो चीजों को देखने का जो नजरिया है वो कैसा है। उस नजरिए को देखना है कि वो हर चीजों को सरफेशियल लेता है या किसी चीज को डीप लेता है या परिस्थिति अनुसार चीजों को समझने की कोशिश करता है। तो ये बच्चे का जो एप्टीट्यूड है वो हमें देखना पड़ेगा। अगला बिंदु जो जिसको हमें ध्यान में रखना है वो है कि तीसरा बिंदु है कि हमने इंटरेस्ट देख लिया बच्चे का, हमने बच्चे का एप्टीट्यूड देख लिया। अब लेकिन इन दोनों चीजों के अलावा भी जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि बच्चे की एबिलिटी एंड कैपेसिटी। जो सब्जेक्ट का चयन हम करने जा रहे हैं या जो सब्जेक्ट हमारा बच्चा लेने जा रहा है, उस सब्जेक्ट को ग्रहण करने की, उस सब्जेक्ट को समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की उसमें एबिलिटी है या नहीं है, उसकी कैपेसिटी है या नहीं है। हम किसी मान लो बच्चे को साइंस दिलवा रहे हैं तो उसका सिटिंग पावर कैसा है। बाय द वे वो 1 घंटे में 4 बार अपनी सीट छोड़ के बाहर आता है, इसका मतलब उसका सिटिंग पावर नहीं है। तो हम उसको एक जटिल सब्जेक्ट नहीं दिला सकते क्योंकि वो ज्यादा बैठ के पढ़ नहीं सकता है। तो जो भी इंटरेस्ट हमने देखा, एप्टीट्यूड देखा, लेकिन उसके बाद हमें बिल्कुल उसकी एबिलिटी को परखना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी को समझना पड़ेगा, और उसके आधार पर हमें फिर आगे के स्टेप पे जाना है। तो हमने अभी 3 बिंदु की चर्चा की कि सबसे पहले हमें बच्चे का इंटरेस्ट देखना है, नंबर 1। नंबर 2 हमें बच्चे का एप्टीट्यूड देखना है। नंबर 3 बच्चे की एबिलिटी एंड कैपेसिटी देखनी है। और अब नंबर 4 पे हम चर्चा करते हैं कि अभी तक हम बिल्कुल सही दिशा में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार कहीं डिसीजन को और अच्छा कैसे बनाया जाए और फेयर डिसीजन कैसे लें। तो चौथा बिंदु के रूप में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बच्चे के टीचर से मिलें। माता पिता बच्चे को एक अलग नजरिए से देखते हैं। बच्चा फैमिली में एक फैमिली एटमॉस्फेयर में रहता है और कई चीजों को वो फैमिली में एक्सपोज नहीं कर पाता है, लेकिन उन चीजों को, वो चीजें जो फैमिली में एक्सपोज नहीं कर पाता है, उन चीजों को एक्सपोज वो स्कूल में करता है। और वो टीचर के संपर्क में 9th में पढ़ा रहा है, 10th में पढ़ रहा है, तो 2 साल से टीचर उसके संपर्क में है और वो टीचर उस बच्चे की प्लस पॉइंट जानता है, माइनस पॉइंट जानता है, उसका राइटिंग स्किल कैसा है, उसकी चीजों को ग्रास्प करने के स्किल कैसा है, वो चीजों को कितना अच्छी तरीके से कर पाता, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस उस टीचर को मालूम है। तो हालांकि हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेते हुए निर्णय पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यदि हम बच्चे के टीचर से बात करें, क्योंकि बच्चा टीचर के संपर्क में बहुत ज्यादा है और वो टीचर हमें बिल्कुल निश्चित रूप से सलाह दे सकते हैं कि आपका बच्चा इस चीज में अच्छा है, आपका बच्चे का ये माइनस पॉइंट है, आपके बच्चे के ये पॉजिटिव्स है, ये नेगेटिव्स है, और ये चीजें हमें बिल्कुल डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। अब हमने इंटरेस्ट देख लिया, एप्टीट्यूड देख लिया, बच्चे की एबिलिटी देख ली, हमने टीचर को बच्चों को जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनसे बातचीत कर ली। अंतिम बिंदु आता है कि बच्चे के सब्जेक्ट का चुनाव उसके स्किल के अनुसार करें। अब मैं यहाँ स्किल को डिफाइन करूंगा कि स्किल क्या होता है। स्किल का मतलब है कि किसी भी काम को करने की विशेष योग्यता। हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बच्चा मान लो शाम के समय बाहर बैठा है, पक्षी उड़ रहा है और उस पक्षी को उड़ते हुए देखकर उसके दिमाग में एक कविता, बिल्कुल पंक्तियां आ गई और उसने उस आकाश में उड़ते हुए पक्षी पे एक कविता लिख दी। तो दोस्तों उसकी स्किल क्रिएटिविटी है। अब हम उसको यदि कैलकुलेशन में डाल देते हैं, हम उसको मैथमेटिक्स दिला देते हैं, हम उसको एग्रीकल्चर दिला देते हैं,
अरे उसको कृषि विज्ञान की बातें उसने कभी सोची नहीं, पशु विज्ञान क्या होता है, शस्य विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। उसका इंटरेस्ट है उस उड़ते हुए पक्षी पे कविता लिखना, उसका इंटरेस्ट है उसके बादलों को देखकर उसके मन में विचार आता है, उस पर वो अच्छा निबंध लिख देता है। और हम उसको इसकी क्रिएटिविटी को दबाकर हम किसी टेक्निकल सब्जेक्ट में उसको डाल देते हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलो दोस्तों कि वो आपका बच्चा उस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो स्किल है वो क्रिएटिविटी में है, उसकी जो स्किल है वो कविता लिखने में है, उसका स्किल लैंग्वेज को अच्छा करने में है। तो मेरा आपसे बिल्कुल यह निवेदन रहेगा कि बच्चे की स्किल को देखें और स्किल के अनुसार उस सब्जेक्ट का चयन करें, ताकि क्योंकि आज का जो समय है केवल एजुकेशन का नहीं है, आज का समय है एजुकेशन प्लस स्किल इज इक्वल टू सक्सेस। किसी भी शिक्षा को आप स्किल के साथ नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। यदि हमें जिंदगी में सफलता हासिल करनी है तो एजुकेशन के साथ स्किल को जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 5-6 बिंदु थे जिसको आधार मानकर, हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट कि आप इन्हीं के आधार पर करें, लेकिन मेरा एक अनुभव है कि इन बिंदुओं को छूते हुए, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यदि हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, स्ट्रीम का चयन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए और बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छे निर्णय लेने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने चर्चा की कि हम माता पिता किस प्रकार की गलतियां कर देते हैं। दूसरा पहलू था कि हम किन किन बातों को मद्देनजर रखें तो हम एक अच्छे निर्णय की लेने की स्थिति में आ जाते हैं। अब जो अगला पहलू है कि हमारे बच्चे में चाहे कौन सी भी स्ट्रीम ले, हमारे सामने 3 स्ट्रीम होती है। पहला स्ट्रीम साइंस, दूसरा स्ट्रीम कॉमर्स, तीसरा स्ट्रीम आर्ट्स। और हमारे समाज में एक पैरामीटर बना हुआ है कि सबसे पहला वेटेज मिलता है साइंस को, सेकंड वेटेज मिलता है कॉमर्स को और थर्ड वेटेज मिलता है आर्ट्स को। लेकिन मैं यह दोस्तों कहना चाहूंगा कि कोई भी स्ट्रीम अपने आप में कम नहीं है, बस आपको एजुकेशन को स्किल के साथ जोड़ना है। यदि अपन एजुकेशन को स्किल के साथ जोड़ देते हैं तो बिल्कुल हमें सफलता मिलेगी, और यदि हम एजुकेशन को स्किल के साथ नहीं करते हैं, चाहे हम कौन सा भी स्ट्रीम ले लें, लेकिन वहां पर भी हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों 3 स्ट्रीम की बात करते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब हम ये देखना चाहेंगे कि यदि कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता है, या हम अपने बच्चे को हमने इंटरेस्ट देख लिया, एप्टीट्यूड देख लिया, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने चयन किया कि हमें बच्चों को साइंस में भेजना है, तो हमारे बच्चे के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं वो होनी चाहिए जो साइंस के लिए सुटेबल है, या एक साइंस लेने के लिए बच्चे में कौन कौन सी क्वालिटी, उन विशेषताओं को चर्चा करेंगे जो एक साइंस के विद्यार्थी के लिए होना चाहिए। नंबर 1 पे मैं कहूंगा कि वो स्टडियस होना चाहिए। स्टडीज का मतलब पढ़ने वाला होना चाहिए, उसका सिटिंग पावर होना चाहिए। 1 घंटा तक बच्चा मान लो कुर्सी पे बैठ के कंटिन्यू नहीं पढ़ सकता है, तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि उसका सिटिंग पावर कमजोर है। और यदि हम बच्चे को साइंस दिलाना चाहते हैं तो कम से कम उसका सिटिंग पावर अच्छा हो, लंबे समय तक वो बैठ के पढ़ सके, इस प्रकार की विशेषता उसमें होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग लव इन नंबर, उसकी संख्यात्मक जो ज्ञान है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि हम उस दिशा में उस साइंस की स्ट्रीम में जा सके। नंबर 3 क्यूरियस, वो जिज्ञासु होना चाहिए। कोई पंखा चल रहा है तो पंखे को चलते हुए देख के उसके मन में विचार आना चाहिए कि कैसे घूम रहा है, किस आधार पे घूम रहा है, या कोई चीज क्या है, कैसे हुआ, इस प्रकार के प्रश्न बच्चे के दिमाग में आने चाहिए। क्यूरियोसिटी होना जरूरी है। नंबर 4 पे आता है स्मार्ट थिंकिंग, उसकी जो सोच है वो एक अच्छी सोच की दिशा में उसकी होनी चाहिए। नंबर 5 हैंडल प्रेशर, आप जब किसी प्रकार का कोई तनाव दिमाग में आता है तो उस तनाव को आप आसानी से झेल सकें, उस तनाव का आप सामना कर सकें, इस प्रकार का विशेषता, इस प्रकार की क्वालिटी यदि अपने अंदर है तो बिल्कुल हम, क्योंकि हम जब साइंस लेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से कि हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो उस प्रेशर को झेलने की कैपेसिटी होनी चाहिए।
अगला जो बिंदु है कॉन्फिडेंट इन हार्डवर्क, कि आपको हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन हार्डवर्क में भी आपका आत्मविश्वास बना रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो आपको नो डाउट आपको हार्डवर्क करना है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस हो। तो ये 5-6 जो क्वालिटीज है यदि अपने बच्चे में देखने को मिलती है, और यदि अपन ऐसा जज करते हैं कि बिल्कुल ये जो क्वालिटी हमारे बच्चे में है और उन बिंदुओं को हमने देख ही लिया, उस पर चर्चा कर ही ली, तो हम बिल्कुल साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं। नंबर 2 आता है कॉमर्स स्ट्रीम। अब कॉमर्स स्ट्रीम में जाने के लिए हमारे बच्चे में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। जनरल जो चीजें हम देख सकते हैं बच्चे में वो ये है कि इंटरेस्ट इन कैलकुलेशन, गणना में उसकी रुचि हो, ऑरली वो गणना करता रहता है, बताता रहता है। इंटरेस्ट इन फाइनेंस, वित्तीय लेन देन, वित्तीय चीजों के बारे में उसकी जिज्ञासा हो। अबव एवरेज, एक औसत जो बच्चा है उससे ऊपर थोड़ा उसका होना चाहिए। फिर कॉन्फिडेंस इन टीम वर्क, उस बच्चे में टीम वर्क के साथ यानी सबको साथ लेके काम करने की भावना हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी, उस बच्चे में जिम्मेदारी को निर्वाह करने का गुण हमें नजर आता है, उसमें पंक्चुअलिटी हो, समय का पाबंद हो। इसके अलावा उसके दिमाग में मान लो देश के आर्थिक स्थिति की बातें खूब आती है, फाइनेंस की बातें खूब आती है, बैंकिंग की बातें खूब आती है, आर्थिक जीडीपी क्या होता है, देश की मांग पूर्ति क्या होता है, इस प्रकार के विचार यदि बच्चे के दिमाग में आता है तो निश्चित रूप से हम उस बच्चे को कॉमर्स दिला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की, कि हम आर्ट्स में जाना चाहते हैं या हमारे बच्चे को आर्ट्स स्ट्रीम में भेजना चाहते हैं, तो आर्ट्स स्ट्रीम के लिए बच्चे में कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि पहला पॉइंट, लव फॉर रीडिंग, पढ़ने से प्यार, उसको पढ़ना अच्छा लगना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, इंटरेस्ट इन लैंग्वेज, भाषा में उसकी रुचि हो, हिंदी बोलना, इंग्लिश बोलना, इस प्रकार की चीजें उसको अच्छा लगता हो, उसको इंप्रेस करती हो। क्रिएटिव, उसमें रचनात्मकता होनी चाहिए, किसी भी चीज को लेकर वो इमेजिनेशन हो जाए, इमेज कर सके, ठीक है, इस प्रकार की विशेषताएं हमारे बच्चे में होनी चाहिए। लव फॉर राइटिंग, उसको लिखने में आनंद आता है, वो अच्छी बिल्कुल सुंदर भाषा में सुंदर लिखने में लिख सकता है। प्लस जनरल अवेयरनेस, दुनियादारी की, देश की, विदेश की, ये सारी चीज, वहां क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, रूस में क्या चल रहा है, आसपास की घटनाओं की जानकारी रखने में उसको इंटरेस्ट हो। एंड वांट ऑफ सोशल रिचेंज, समाज सुधार की बात यदि उसके दिमाग में चल रही हो, तो इस प्रकार के विचारों वाले बच्चों को हम निश्चित रूप से आर्ट्स दिलाना चाहिए। और ये बात मान के चले कि अपन यदि इस प्रकार की क्वालिटीज हमारे बच्चे में है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमने 10th के बाद सब्जेक्ट का चयन कैसे करें उसके सारे पहलुओं पर चर्चा की। पहला पहलू जो था वो कि हम माता पिता की कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं। दूसरा पहलू कि कौन कौन सी बातों को हम ध्यान में रखें ताकि हम एक सही डिसीजन ले सके या अपने बच्चे को एक सही डिसीजन की दिशा में ले जा सके। तीसरा पहलू कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती है और किस स्ट्रीम के लिए बच्चे में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इन सारे पहलुओं की हमने चर्चा की। अंत में मेरा निवेदन रहेगा कि ये जानकारी हर बच्चे तक, हर अभिभावक तक पहुंचे और आपका स्नेह और आशीर्वाद मैं चाहूंगा कि बिल्कुल सब्सक्राइब के रूप में मुझे मिले। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसके अलावा दोस्तों, अगला वीडियो जो हमारा होगा वो उन बच्चों के बारे में होगा जो 11th 12th में आगे स्टडी अपनी जारी नहीं रख सकते, जो परिस्थितिवश 10th के बाद आगे पढ़ाई करने में असमर्थ हैं लेकिन वो जॉब चाहते हैं। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 10th के बाद ऐसे कौन कौन से डिप्लोमास है जो हम केवल 10th पास करने के बाद ले सकते हैं या वो डिप्लोमा कर सकते हैं और हम जॉब हासिल कर सकते हैं। कैरियर से संबंधित, बच्चे की व्यवहार से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आप इन वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।
खुदा हाफिज।